नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की बात कार्यक्रम को लेकर हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में आज कौन सी बड़ी खबर रही जिसे जानना आप तमाम दर्शकों के लिए बेहद ही जरूरी है। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जो प्रचार चल रहा था, प्रचार समाप्त हो गया है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा इस उपचुनाव से जुड़ गई है। दरअसल 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ के जो सिटिंग विधायक थे जो 2020 में चुनाव जीत करके सदन पहुँचे थे, वे अब सांसद बन गए हैं। 2024 में वे सभी लोग, वे जो विधायक चुन करके आए थे, वे लोकसभा चुनाव में उतरे और चुनाव जीत करके लोकसभा के सदस्य बने। इस्तीफे के बाद जो खाली हुई सीट है, वहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 2020 में 1 सीट इमामगंज गई थी। बाकी जो 3 सीटें हैं, तरारी, रामगढ़ और बेलागंज, ये तीनों सीटें महागठबंधन के खाते में, यानी कि 2 सीट आरजेडी और एक जो तरारी सीट है वो भाकपा माले के खाते में गई थी, यानी कि वहाँ से भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद थे। अब चूंकि उपचुनाव हो रहे हैं, आज उपचुनाव को लेकर के जो प्रचार था वो प्रचार भी थम गया है और चुनाव प्रचार के अंत तक सभी दलों की तरफ से, सभी गठबंधन की तरफ से पूरी ताकत लगा दी गई। लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव भी चुनावी मैदान में उतरे, चुनाव प्रचार में उतरे और सुरेंद्र यादव के बेटे के लिए बेलागंज में जनसभा को संबोधित किया। वहीं एनडीए की तरफ से बिहार बीजेपी जेडीयू के तमाम बड़े नेता तो चुनाव प्रचार में लगे ही रहे, गांव-गांव घूमे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अंतिम में चुनाव प्रचार के अंत में 2 दिन उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और लोगों से आह्वान किया कि आप लोग एनडीए को वोट करिए, एनडीए प्रत्याशी को वोट करके उन्हें विजयी बनाइए। उन्होंने लालू राबड़ी राज की भी याद दिलाई और कहा कि पहले किस तरह की स्थिति थी, शाम होते लोग बाहर नहीं निकलते थे, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी 2005 में, उसके बाद तमाम लड़ाई झगड़ा जो है वो खत्म हो गया है। बिहार में अमन, चैन और शांति कायम है। विकास हम कर रहे हैं और विकास के रास्ते पर आगे लगातार हम बढ़ रहे हैं। नौकरी रोजगार की भी बात उन्होंने की। लालू प्रसाद यादव भी आज चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी को भगा करके दम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तेजस्वी यादव भी जनसभा कर रहे थे, लगातार जनसभा कर रहे थे और महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे थे। अब जबकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, कहा जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है। बेलागंज सबसे हॉट सीट है, क्योंकि बेलागंज से सुरेंद्र प्रसाद यादव लगातार 30-35 सालों से वे जीतते हुए आ रहे हैं और एक बार फिर से उस सीट को अपने पाले में रखने के लिए सुरेंद्र यादव, आरजेडी का जो पूरा कुनबा है, पूरी ताकत लगाए हुए हैं। सुरेंद्र यादव अब सांसद हैं, जहानाबाद से आरजेडी के टिकट पर वे सांसद बन गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने बेटे को वहां से चुनाव मैदान में उतरवाया है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन इस बार जेडीयू ने भी पूरी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी, जो यादव समाज से ही आती हैं, उन्हें बेलागंज से उम्मीदवार बना करके लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। लड़ाई को कांटे का जो मुकाबला कह सकते हैं, कांटे का मुकाबला है। कहा जा रहा है कि कई जगहों से जो निचले स्तर के जो लोग हैं, वे सुरेंद्र यादव चूंकि लंबे समय से वहां विधायक रहे हैं, तो इस बार कहा जा रहा है कि सुरेंद्र यादव के लिए, उनके बेटे के लिए टफ हो गया है। जबकि 2020 में बड़े मार्जिन से सुरेंद्र यादव वहां से चुनाव जीत करके सदन पहुंचे थे, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं दिख रही है। कहा जा रहा है कि मनोरमा देवी कड़ी टक्कर दे रही हैं और न सिर्फ जो बीजेपी और जेडीयू का वोटर है, बल्कि यादव समाज में भी उनकी गोलबंदी है। यादव समाज में भी कहीं ना कहीं उन्होंने सेंध लगाने की कोशिश उन्होंने की है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, लेकिन
चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी सभी गठबंधन के जो नेता हैं उन तमाम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी। अन्य जगहों पर भी, चाहे वो रामगढ़ की बात कर लें, तरारी की बात कर लें या फिर इमामगंज की बात कर लें। इमामगंज में जीतन राम मांझी जो अब केंद्र में मंत्री हैं, उनकी बहू दीपा मांझी चुनावी मैदान में हैं, जबकि आरजेडी ने भी वहां से मजबूत प्रत्याशी दिया है। अब देखने वाली बात होगी क्या होगा, लेकिन वहां की भी स्थिति के बारे में कहा जा रहा है कि लड़ाई दिलचस्प है। दीपा मांझी भी पूरे तौर पर जनसंपर्क कर रही हैं। नीतीश कुमार ने भी जाकर के जिताने की अपील किया है कि एनडीए प्रत्याशी को आप तमाम लोग, आप तमाम वोटर्स जो हैं जिताइए और हमारी हाथ को मजबूत करिए। तो यही स्थिति। तरारी की बात कर लेते हैं तो तरारी में भी लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। भाकपा माले है एक तरफ, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी सुनील पांडे के बेटे वहां से चुनावी मैदान में हैं। रामगढ़ से जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उनके बेटे वहां से चुनाव मैदान में हैं। स्थान जो बक्सर के सांसद हैं सुधाकर सिंह, वे उनके इस्तीफे से वो सीट खाली हुई है और वहां से उनके भाई चुनावी मैदान में हैं। तो कुल मिलाकर के कहें तो 2020 में आरजेडी के खाते में 2 सीटें गई थी, रामगढ़ और बेलागंज, जबकि भाकपा माले के खाते में 1 सीट गई थी तरारी और 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के जीतन राम मांझी जीते थे। तो कुल मिलाकर के स्थिति यही है, काफी दिलचस्प मुकाबला है। चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया। सभी दल अब अंतिम जोर लगा रहे हैं। बैनर पोस्टर को हटा करके अब गांव-गांव जाकर के लोगों को अपने पाले में मिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खबर यही है कि इस बार एनडीए थोड़ी मजबूत स्थिति में सभी चारों सीटों पर दिख रही है। हालांकि बेलागंज पर सबकी नज़र है, क्योंकि बेलागंज में आरजेडी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और रामगढ़ में आरजेडी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। बेलागंज जहां सुरेंद्र प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है, 7 बार से वहां से वे विधायक रहे हैं। तो वैसी स्थिति में वहां इस बार मनोरमा देवी के रूप में नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो भी उपचुनाव से ही जुड़ी हुई खबर है। प्रशांत किशोर की हम बात कर लेते हैं। जो पीटी की परीक्षा, बिहार में जो पीटी की परीक्षा है उसमें भी असफल होते हुए दिख रहे हैं प्रशांत किशोर पीके। उस पर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे। दरअसल 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने बिहार में उन्होंने अपनी जो नई रणनीति का ऐलान किया था और बजाबता पटना में बड़ा सम्मेलन करके नई पार्टी बनाई थी और पार्टी का नाम जन सुराज पार्टी दिया था और कहा था कि 2025 के चुनाव में दोनों गठबंधन को हम शिकस्त देंगे, लेकिन उसके पहले जो सेमीफाइनल है उस सेमीफाइनल में भी हम उतरेंगे और इन दोनों गठबंधन के प्रत्याशी को धूल चटाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो पीटी होता है, यानी कि किसी भी कंपटीशन में, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पहला पीटी की परीक्षा होती है, तो उसमें उसी में राजनीति के पीटी में ही प्रशांत किशोर पीके जो हैं वो असफल होते हुए दिख रहे हैं। चुनाव प्रचार आज थम गया, लेकिन मजबूत उपस्थिति प्रशांत किशोर की तरफ से नहीं देखी गई। सभी जगहों पर जो 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर जाकर के इन्होंने जनसंपर्क किया, लोगों से मिले हैं, लोगों से वोट देने की अपील की है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो होते हुए नहीं दिख रहा है। शुरुआती दौर में ही प्रशांत किशोर पिछड़ते दिखे, जब 4 में से 2 सीटों पर उम्मीदवार बदलना पड़ा, तरारी और बेलागंज, वहाँ से नए उम्मीदवार, पुराने को एक तरारी में जो जिनको एसके सिंह को इन्होंने उम्मीदवार बनाया था वे इस लायक ही नहीं थे कि वे तरारी सीट से चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि उन्हें बिहार में जो निर्वाचक सूची होता है, वोटर लिस्ट होता है, उसमें नाम ही नहीं था। दूसरी जो सीट थी बेलागंज से, जिसे प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार बनाया था, उन्होंने लड़ने से ही इनकार कर दिया, लिहाजा उन्हें प्रत्याशी बदलना पड़ा। तो यही स्थिति है प्रशांत किशोर की। चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद भी कोई मजबूत आधार दिख नहीं रहा है। कई जगहों से जब हमने जानकारी ली तो ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो जन सुराज है वो वोट कटवा साबित होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तीसरी जो बड़ी खबर है वो यह कि पशुपति कुमार पारस पैदल हो गए हैं। अंत में जो बिहार में राजधानी पटना में जो उनका कार्यालय था राष्ट्रीय लोजपा का, वो कार्यालय भी छिन गया, यानी कि पारस पूरी तरीके से पैदल हो गए हैं।
भतीजे से पंगा लेना इतना महंगा पड़ा कि पहले सांसदी का टिकट गया, अब जो है जो पटना में राजधानी में जो कार्यालय था वो कार्यालय का भवन भी छिन गया है। तो इस तरह से पशुपति कुमार पारस के पास अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वे न घर के रहे न घाट के रहे। कार्यालय बचाने को लेकर के उन्होंने न सिर्फ कोर्ट का चक्कर लगाया बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह तक गुहार लगाई, लेकिन कहीं से कोई उन्हें राहत नहीं मिली। और आज उन्हें आवास जो कार्यालय था कार्यालय खाली करना पड़ा। भवन निर्माण विभाग की तरफ से 13 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन 2 दिन पहले आज 11 तारीख को ही कार्यालय को खाली करा दिया गया है। वहाँ से तमाम जो सामान थे वहाँ से सामान को हटा दिया गया है। तो इस तरह से भतीजे से पंगा लेकर के पशुपति कुमार पारस की हालत ऐसी हो गई है कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा, ना तो राजनीतिक तौर पर ताकत बची और न ही पटना में बंगला बचा, यानी कि जो दफ्तर है वो दफ्तर बचा। अब गुहार लगाया उनकी पार्टी ने लगाई है कि हमें पटना में कार्यालय के लिए जगह आवंटित की जाए। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरह से वर्तमान स्थिति में चिराग पासवान का कद बढ़ा है, केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चिराग पासवान का समर्थन किया है, चिराग पासवान का यूँ कहें कि चिराग पासवान को आगे बढ़ाने में लगी हुई है बीजेपी, तो वैसी स्थिति में लगता नहीं है कि चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस के लिए अब एनडीए में कोई जगह है। तो कुल मिलाकर कहें तो पशुपति कुमार पारस पैदल हो गए हैं, उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। अब देखने वाली बात होगी वे आगे क्या करते हैं, लेकिन स्थिति यही है कि उनके लिए अब कुछ नहीं बचा है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ पर।